वेलकम फ्रेंड्स, मैं अपना रिवेक नॉलेज चैनल पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले नया टॉपिक जिसका नाम है ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशंस बैक्टीरिया। इसका मतलब है कि जो डाइवर्सिफिकेशंस बैक्टीरिया होता है उसका विकास कैसे हुआ, वो प्रारंभ कैसे हुआ। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन बैक्टीरिया। तो उसके अंतर्गत जो सिनॉप्सिस आती है, फर्स्ट नंबर इंट्रोडक्शन, सेकेंड नंबर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टिट्यूज जनरेशन एंड थर्ड नंबर बायोकेमिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। उसके अंतर्गत जो बायोकेमिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी है उसके अंतर्गत फर्स्ट नंबर है केमिकल इवोल्यूशन और सेकंड नंबर है बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर जो ए नंबर है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो फर्स्ट नंबर है ओरिजिन ऑफ प्रीमिटिव अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जो वायुमंडल है उसमें प्रीमिटिव अर्थ का सबसे पहला प्रारंभ कैसे हुआ। सेकंड नंबर है ओरिजिन ऑफ सिंपल कंपाउंड, जो सिंपल कंपाउंड था उसका विकास कैसे हुआ। थर्ड नंबर है ओरिजिन ऑफ ओशियंस, रिवर्स, रूल्स, लैक्स एंड माउंटेन ईटीसी। और फोर्थ नंबर है एरोमेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब जो बी नंबर है बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इसके अंतर्गत जब से सबसे पहला है फर्स्ट एरोमेटिंग एरोमेशंस ऑफ कोएसर्वेट्स, फॉर्मेशंस ऑफ प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म, ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर। और जो फोर्थ नंबर है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फिफ्थ नंबर कंक्लूजन और सिक्स नंबर है रिफ्रेश। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के नए टॉपिक में। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के अंतर्गत सबसे फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि किस प्रकार से क्रमिक रूप से विकास हुआ, वो देखते हैं। क्या जब स्टार्टिंग टाइम था वो सरल जीव से जटिल जीव में कन्वर्ट हुआ, या पहले से ही ऐसे था, बिल्कुल भी रूपांतरित नहीं हुआ। तो ऐसे प्रश्न जो मन में उठ रहे होंगे उसका आंसर अभी हम इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो आज के युग में जो जीवित वस्तुएं हैं, जीवित जातियां हैं, जीवित जीव हैं, वो पहले से स्टार्टिंग से थे या नहीं थे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए यहाँ पर जीव वैज्ञानिक जो सबसे स्टार्टिंग से क्या है। तो जीव वैज्ञानिक शुरू से ही प्रयासरत है। परिणाम स्वरूप उन्हें उन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल भी गया है, क्योंकि उन प्रयासरत है, लगातार खोज की जा रही है इनकी। तो आज की जो पृथ्वी है उन पर जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं शुरू से ही इस प्रकार नहीं है, बल्कि कुछ न कुछ क्रमिक रूप से डेवलपमेंट होता गया। तो किस प्रकार डेवलपमेंट होता गया, तो फर्स्ट नंबर देखते हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जो इससे पहले टॉपिक में हम लोग पढ़ लिए। अब सेकंड नंबर बता रहा है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के द्वारा वर्षों बाद इस रूप को प्राप्त किया। धीरे धीरे विकासरत था, तब हम लोग प्राप्त कर पाए। ओरिजिन ऑफ लाइफ का अर्थ है कि पृथ्वी पर जो प्रथम जीव पैदा होने से पहले आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार इस प्रकार से उत्पन्न हुआ कि जो पहले जीव था वो किस प्रकार था, तो सरलतम था, अभी जटिलतम रूप में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है उसके ऑर्गेन। इसके बाद उसमें वातावरण के अनुसार धीरे धीरे क्या हुआ, ऑर्गेन एवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ। तो उसके परिणाम स्वरूप आज के कॉम्प्लेक्स रूप से पहुंच गया, जटिल रूप से पहुंच गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिल रहा है, डाइवर्सिफिकेशंस देखने को मिल रहा है, इवोल्यूशंस देखने को मिल रहा है। अब इसमें सेकंड नंबर देखते हैं कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशंस। तो उसका मतलब होता है कि स्वाभाविक जनरेशंस के सिद्धांत क्या है। तो स्वाभाविक जनरेशन के सिद्धांत क्या है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जो स्वाभाविक है वो कंटिन्यू चला आ रहा है, धीरे धीरे किस प्रकार से विकास हो रहा है। तो देखते हैं जो इस थ्योरी है उसका लाइफ किस प्रकार से ऑरिजिन हो रहा है। उपस्थित जो भी अपने जीवित प्राणी है, हमारे भूमि में जीवित जो भी प्राणी है, निर्जीव है, मृत पदार्थ जो भी जीव है, वो मर के कहाँ जाते हैं, तो वो धीरे धीरे परिवर्तन होता जाता है। और थेलस, प्लैट्स, एसिस्टेल्थ एंड जॉन रे, ये सभी वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि किस प्रकार से उनका मृत हो रहा है, वो पुनः जीवित हो रहे हैं। तो उनका मानना था कि जो मक्खी है, मच्छर है तथा अन्य छोटे छोटे जो कृमि है, सड़ी गली पदार्थ है, तो उस प्रकार से जो कीचड़ है वो सूर्य के जो प्रकाश है वो किस प्रकार से डेवलप कर पा रहे हैं, तो वो देखते हैं। तो ये स्वतः जनन जो हो रहा है, प्रजनन की क्रिया हो रही है लगातार, और नए जीव का विकास हो रहा है। तो पहले जो जीव थे उसी के समान लगातार जीव पैदा हो रहे हैं, और वो जो निर्जीव पदार्थ थे स्वतः उत्पादन की क्रिया को
बनाए रख रहे हैं, जो जीवित प्राणी है वो इस क्रिया को लगातार बनाए रख रहे हैं। जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन से थ्योरी ऑफ बायोजेन भी कहते हैं, इसके अंतर्गत जो भी कार्य हो रहा है। तो इसके अंतर्गत जो फर्स्ट नंबर है एक्सपेरिमेंट ऑफ जॉन निधन। जो जॉन निधन थे वो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट के अंततः हम लोग देखें कि इन्होंने मांस युक्त एक फ्लास्क जो ढीले कॉर्क के बंद था वो किस प्रकार से काम किया। तो कुछ समय वो जो मास्क फ्लास्क था वो एक बोतल के ऊपर रख के उबाल दिए। तो एक कॉर्क के बोतल में उन्होंने मांस पीस को लेकर उबाल दिया और उसके बाद क्या किया, कुछ दिनों तक उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया। कुछ दिन बाद निरीक्षण से इन्होंने ब्रोथ में बैक्टीरिया से गुच्छे देखे, मतलब धीरे धीरे बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा विकास हुआ और एक गुच्छे नुमा संरचना तैयार किया। अपने एक्सपेरिमेंट को कई बार दोहराया लेकिन हर बार बैक्टीरिया को देखा। इसने बाद में उन्होंने बताया कि जो ब्रोथ को उबालने पर इसमें क्या प्रकार जो बैक्टीरिया वो मर गए, लेकिन कुछ दिनों रखने पर वो पुनः से क्या हो गया, जनन हो गया उनका और वो पैदा हो गया। फिर से निदम ने इन प्रयोगों ने जनन के मत को इतना बल दिया कि ऐसा लगने लगा कि अब इस मत को असत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। आगे चलकर जो हार्वी एवन हैक्सले ने प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया कि पृथ्वी पर वर्तमान दशा में निर्जीव पदार्थ जीवन की उत्पत्ति असंभव है। वर्तमान में नए जीव केवल पहले उपस्थित जीवों के अंडों जैसे स्पोर्स एंड बीज से ही बन सकते हैं। इन वैज्ञानिक द्वारा दिए गए मत थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहा गया। तो जो एक्सपेरिमेंट ऑफ जॉन निदम थे, उन्होंने एक कॉर्क के बोतल में किसको उबाला, तो एक मांसयुक्त थे, उनको बार बार के उबाल करके तो जो बैक्टीरिया थे उसको बार बार उबालने के बाद बैक्टीरिया मर जा रहे थे, लेकिन दो तीन दिन बाद वो पुनः से जीवित बन जा रहे थे। तो जॉन निदम ने यही बताया कि जो बैक्टीरिया वो मर जाते हैं फिर पुनः से ही अवशोषित होकर एक जीवित प्राणी के रूप में जीवित हो जाते हैं। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ हॉर्स पेस्टर। तो इन्होंने एक फ्लास्क में बटन ब्रॉथ लेकर पहले इसे खूब उबाला तथा साथ ही फ्लास्क की माउथ को एस आकार के नली से बदल दिया और जो कॉटन थी उसको एस नली के द्वारा बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद इन्होंने देखा कि जो ब्रॉथ है किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया नहीं थे, लेकिन कॉटन से होकर हवा तो चली गई थी लेकिन बैक्टीरिया नहीं जा सके। उबालने के कारण ब्रॉथ के बैक्टीरिया मर गए थे। इसके बाद उन्होंने नली के जो मुंह है उसको बंद कर दिया। अब कुछ दिन बाद जो प्लास के बैक्टीरिया पैदा हो गए, पुनः पैदा हो गए। तो हॉर्स पेस्चर ने स्पॉन्टेनियस जनरेशंस की थ्योरी को गलत साबित कर दिया। अब थर्ड नंबर देखते हैं कि बायोकेमिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है। तो जो बायोकेमिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी थे वो रूसिया एक साइंटिस्ट एलेक्जेंडर, जिसका क्या नाम था, अलेक्जेंडर लुआंस्की ओप्रियन ने 1936 में अपनी बुक ऑरिजिन ऑफ लाइफ में इस थ्योरी को मटेरियल मटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से प्रकाशित किया। ठीक इसी प्रकार की हाइपोथेसिस सन 1928 में अंग्रेज वैज्ञानिक जी होल्डर ने भी प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार लाइफ की ओरिजिन पृथ्वी की ओरिजिन से संबंधित है। लाइफ की ओरिजिन आज से करोड़ों वर्ष पूर्व समुद्र में उपस्थित रासायनिक पदार्थों के विशेष रूप से संगठित और संघनित होने के बाद हुआ। जो आरएनए और डीएनए के कॉम्प्लेक्स हम लोग पहले देखे थे, जो आरएनए और डीएनए के कॉम्प्लेक्स एक पदार्थ है जिसके द्वारा धीरे धीरे फॉर्मेशंस की क्रिया, एनर्जी ऑफ एक्सरे, यूवी रेस किस प्रकार से विसर्जित हुए, रेडियो सक्रियता किस प्रकार से हुआ। तो इस कारण ये सभी प्रक्रिया के कारण एक जीव उत्पन्न हुआ जिसका नाम था कोएसरवेट्स। तो उसी के द्वारा धीरे धीरे जीव जगत का विकास हुआ। उसके विकास होने के बाद जो सिम्बोसिंथेसिस सेल, फोटोसिंथेसिस सेल, यूकैरियोटिक सेल क्रम से बनते गए। ओप्रियन होल्डर्स के थ्योरी के अनुसार जो लाइफ है उसकी जो ऑरिजिन तथा इवोल्यूशन थ्योरी दो चरणों में हुआ। सबसे पहला जो फर्स्ट चरण केमिकल इवोल्यूशन, उसके अंतर्गत क्या था, ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ एट एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल है किस प्रकार से प्राथमिक जीव विकास हुआ ये देखते हैं। तो पृथ्वी में लगातार गर्म और जो ठंडे हैं वो क्या है, लगातार मौसम परिवर्तित होते रहता है, जिसके कारण जो भी जीव हैं वो जीव जगत
में हानिकारक और लाभकारक से हुआ। तो सबसे स्टार्टिंग में देखिए कि पृथ्वी का निर्माण पहले एक वाष्प के समूह के रूप में हुआ। फिर जो आग के गोले थे वो समान गर्म था, लेकिन वो धीरे धीरे ठंडा होने के कारण यह गोला ठोस होता गया। इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 450 से 500 करोड़ वर्ष पुरानी है। पृथ्वी के इस गोले में लोहा, निकेल, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि के जो कार्बन्स भी मौजूद थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। पृथ्वी के निर्माण के समय भारी तत्व जैसे लोहा, निकेल इसके केंद्र में, और इससे हल्के तत्व जैसे सिलिकॉन हो गया, रेत बीच में, तथा सबसे हल्के तथा गैसेस बाहर स्थित थे। तो दोस्तों अब हम देखें जो एटमॉस्फेयर थे, वायुमंडल थे, उसका विकास कैसे हुआ, कितने वर्ष से पहले हुआ। अब हम देखते हैं ऑरिजिन ऑफ सिंपल कंपाउंड, जो सिंपल यौगिक थे उनका विकास कैसे हुआ। तो देखते हैं पृथ्वी पर उपस्थित अलग तत्व के रूप में, जैसे हाइड्रोजन हो गया, सबसे अधिक रिएक्टिव था किसका, हाइड्रोजन का। इस रिएक्टिविटी तथा यूवी रेस के प्रभाव के कारण जो हाइड्रोजन कार्बन के मॉलिक्यूल साथ मिलकर एक मैथन तथा नाइट्रोजन के साथ मिलकर NH3 गैसेस का फॉर्मेशन किया, निर्माण किया, और उसके बाद एथेर, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन का निर्माण किया। तो ये सारे फॉर्मेशन, सारे कार्य के द्वारा मेथेन का निर्माण हुआ। इन कंपाउंड, सभी कंपाउंड मिलकर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में क्या मिला, फैटी एसिड मिला, ग्लिसरॉल मिला, स्टार्च मिला, अमीनो एसिड मिला, नाइट्रोजनस बेसिस मिले। ये सभी कंपाउंड धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आते गए। अब थर्ड नंबर देखते हैं, ऑरिजिन ऑफ ओशियंस, रिवर्स, लैक्स, माउंटेन, ETC। अब इसके अंतर्गत क्या क्या मिला, ओशियन समुद्र में क्या क्या मिला, रिवर्स कैसे हुआ, माउंटेन का विकास कैसे हुआ। तो जैसे 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 पृथ्वी का ताप कम होता गया, जल वाष्प के कण लगातार परिवर्तित होते गए। अब वर्षा के रूप में जो जो भी जल गिरे पृथ्वी में, अब पृथ्वी बहुत गर्म थी, तो इसके कारण यह जल बार बार वाष्प में बदलकर वर्षा के रूप में ऊपर चलती गई, और इसके बाद पृथ्वी पर कम हुआ, क्या कम हुआ, तो गर्म कम हुआ। अब पृथ्वी पर एकत्र होकर यह जल स्रोतों जैसे नदी हो गया, नाला हो गया, समुद्र, इस सभी का निर्माण किया। परिणाम स्वरूप ये क्या हुए, ये लगातार जो गर्मी की वजह से जो भी भूमि थे वो ऊपर चले गए, और ऊपर जाने के बाद एक पर्वत, घाट का निर्माण कर लिया। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंतर्गत क्या देखते हैं, तो देखते हैं कि सिंपल कंपाउंड जो भी थे वो जल के घुलित अवस्था में मौजूद थे। जल के घुलित अवस्था में मतलब जल जो था वो सिंपल कंपाउंड उसी में घुला हुआ था। तो उसके जो फॉर्मेशन से कार्य है, तो उसके द्वारा एक वस्तु है वो दूसरे वस्तु से एक साथ जुड़ करके, संयोग करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण किया। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन का कार्य कैसे हुआ, कैसे करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जैसे CH2 हो गया, CH2 जोड़ के H2C, एक उल्टा जैसे जस्ट ऑपोजिट, जैसे ये हो गया H2C डैश CH2, ये एक कंपाउंड है। अब बी नंबर जो फॉर्मेशंस ऑफ डाइवर्टिव एंड हाइड्रोकार्बन था, ये कैसे किया, यहाँ जैसे HC है, ट्रिपल बॉन्ड CaH2 ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, प्लस H2 है, वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, तो CH3CHO के द्वारा जुड़ा हुआ है। थर्ड नंबर देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ CBH, फैटी एसिड, एमिनो एसिड। जो CBH है वो क्या है, तो एसिड है, ये अम्ल है। फैटी एसिड, अमीनो एसिड का किस प्रकार से कार्य किया गया, तो यहाँ पर CH3CHO प्लस CH3CHO किस प्रकार से जुड़ा, तो एल्डोल बनाया, ऐसे भी जुड़ के CH3CHOH जुड़ के। तो ये जो फॉर्मेशन से कार्य है लगातार चलता गया। उसी समय जो प्यूरिन्स है वो पिरिमिडिन बेसिस का भी फॉर्मेशंस पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के रसायनों, जो विविध रासायनिक क्रिया के द्वारा होता गया, ठीक है। इसी समय पृथ्वी पर ही उपस्थित विभिन्न रसायनों से कुछ दूसरे महत्वपूर्ण यौगिक का फॉर्मेशन हुआ, और फॉर्मेशन होने के द्वारा लगातार ये जीवन की उत्पत्ति के दरवाजे को खोल दिया, लगातार मतलब ये उत्पत्ति होता गया। अब डी नंबर देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो हर्डेन है इसके अनुसार जो विभिन्न रासायनिक पदार्थों का प्राचीन पृथ्वी पर निर्माण किस प्रकार से हुआ वो देखते हैं। तो लगातार जो पृथ्वी था वो गर्म था, तो गर्म से ठंडा होने के लिए जल के कण, छोटे छोटे कण पृथ्वी पर पड़े, और एक लगातार बड़ा बूंद का निर्माण हो गया, जिसके द्वारा प्रीबायोटिक सॉप कहा
जो गर्म पृथ्वी था, जल था उसमें। अब ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन सिंथेसिस किस किस प्रकार के जीवन की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण थी, किस प्रकार से ये फॉस्फोरिक एसिड स्टार्च नाइट्रोजिनस बेसिस में चेंजिंग हो गया, कौन सा फॉर्मेशन के द्वारा, तो वो हम फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक के मटेरियल के अंतर्गत देखें। और जो पृथ्वी में जो धीरे धीरे विकास हुए, इनमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी थे। इसके चारों तरफ जो फैटी एसिड, लेसिथिन एंड सेफ्लिन का लेयर भी बना गया था। यह लेयर कैसा था, तो मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो झिल्ली युक्त था। तो मेम्ब्रेन जो कोएसरवेट्स थे, उस पदार्थों की आपसी क्रिया के कारण कुछ और पदार्थ जमा हो गया। ऐसे करते करते एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बदल गई। कोएसरवेट्स के अंदर एक सिंथेटिव एंड डिस्ट्रप्टिव दोनों प्रकार की क्रियाएं होती थी। ठीक है, कोसर्वेट्स के कुछ प्रोटीन इन क्रियाओं के लिए जो एंजाइम था, वो एंजाइम के रूप में कार्य करता था। ये एंजाइम लगातार अपने आसपास के जल से उन्हें अवशोषित करने लगा था। अब अवशोषित करने के बाद डिस्ट्रप्टिव क्रिया के द्वारा ये कैसे हुआ, फर्मेंटेशन की मुख्य था। अतः जो कोसर्वेट्स एन वेरी हेट्रोट्रोपस में परिवर्तित हो गए। कोसर्वेट्स ऑर्गेनिक मटेरियल के एटमॉस्फेयर के कारण आकार में बड़े होने लगे और लगातार बढ़ रहे थे, उसके सेगमेंट तैयार हो रहे थे। तो मल्टीप्लेक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शंस का भी गुण इसमें मिल रहा था। इस समय दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशंस हो चुका था और ये सभी होने के पश्चात समय धीरे धीरे लगातार बढ़ता गया। समुद्र सूप रूपी जल में मल्टीप्लेक्शंस द्वारा विभाजित होने लगे। अब लगातार विभाजित होने के बाद जो डीएनए आरएनए थे, तो इन दोनों के कंपेयर के कारण जो वायरस थी, वो सभी वायरस में चेंजेस होने लगे। इसीलिए जो भी कहते हैं, उस समय के जो डीएनए आरएनए में भी आज की ही समान आनुवंशिक संवहन की क्षमता पाई जाती थी। उस समय के पहले जो न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियोटाइड्स की जो छोटी छोटी रूप में धीरे धीरे बढ़ता चला गया और बढ़ने के बाद वो कई चेन्स में जुड़ गए। चेन्स मतलब लगातार वो कर्डन श्रृंखला में जुड़ गया। तो फॉर्मेशंस किया गया किसका, तो प्रोटीन का फॉर्मेशंस किया गया, न्यूक्लियस का फॉर्मेशंस किया गया। अब देखते हैं फॉर्मेशंस ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन का फॉर्मेशंस, इसका कार्य क्या होता है, तो कंडेंसेशंस की प्रवृत्ति के कारण इनमें विभिन्न ऊर्जा प्रभाव न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कंडेंसेंस को न्यूक्लिक प्रोटीन का फॉर्मेशन किया। इसी प्रकार दूसरे संयुग में जैसे हो गया ग्लाइकोलिपिड, क्रोमोलिपिड इत्यादि का फॉर्मेशन समुद्री जल में ही हुआ लगातार। ये घटक के रूप में निर्माण हुआ। अब देखते हैं कि बी नंबर जो बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से ये क्या कहता है। तो बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंतर्गत सबसे फर्स्ट नंबर है फॉर्मेशन ऑफ कोसर्वेट्स। तो कोसर्वेट्स का कार्य किस प्रकार हुआ, तो धीरे धीरे समुद्री जो सूप था वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो गया, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल में परस्पर क्रिया करने लगा। तो ये आपसी आकर्षण के कारण एकत्र होते हुए ये जल में बड़े कोलाइडी कण बन गए। ठीक है, तो इन बड़े जो मॉलिक्यूल थे एक विद्युत आवेश थे, मतलब विद्युत को सोख लिया करते थे। इस कारण इनकी जो बाहरी सतह पर जल के अणु कैसा हो गया, चिकना हो गया। जो प्रोटीन के जल सहित बड़े कोलाइडी अणुओं को सिडनी की एक्स के माइक्रोस्फीयर कहा। किसको, जो भी प्रोटीन था वो जो बाहरी आवरण में चिपका था उसी को क्या कहा गया, माइक्रोस्फीयर कहा। ओपेरिन ने देखा कि जो विद्युत आवेशित माइक्रोस्फीयर परस्पर मिलकर क्या बन गए, घने एवं बड़े रूप ले लिए। तो इन्होंने माइक्रोस्फीयर के इन बड़े रूपों को क्या कहा, कोसर्वेट्स कहा, और कोसर्वेट्स के द्वारा ही जीव जगत की विकास हुआ। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर फॉर्मेशंस ऑफ प्राइमरी ऑपरिंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंतर्गत देखते हैं कि जो चारों तरफ के जो प्रोटीन थे वो एक साथ एकत्रित हो गए। ठीक है, और किस रूप में ले लिए, तो विभिन्न प्रकार के रूपांतरित होकर पृथ्वी पर पहला जीव वायरस के रूप में समुद्री जल में बना। तो इस प्रकार जो एनेक्सी हेटरोट्रोपस कोसर्वेट्स, जिसमें कि केंद्र के रूप में न्यूक्लिक एसिड उसके अंदर बिखरा हुआ था, वो अब कैसा हो गया, वो जो बिखरा हुआ था छोटे छोटे सेल्स में बन गया, कोशिका में बन गया, जो प्रोकैरियोटिक एंड हेटरोट्रोपस मोनेरा किंगडम के बैक्टीरिया सेल्स के समान थी। अब 7 नंबर देखते हैं, ऑरिजिन ऑफ ऑटोट्रोपस।
जो ऑटोट्रोपस उसका विकास किस प्रकार से हुआ, तो देखते हैं उस समय के जो समुद्र में मल्टीप्लेक्शंस द्वारा एनेक्सी हेटरोट्रोपस जो जल के ऑर्गेनिक मटेरियल को न्यूट्रिएंट्स के रूप में एब्जॉर्ब करते थे। ठीक है, वो धीरे धीरे समय बाई समय बदलते रहते थे, बड़े होते रहते थे, जिसके जो धीरे धीरे के ऑर्गेनिक जो फूड थी, मटेरियल थी, वो किस प्रकार ले लिया, तो जिससे फूड का जो न्यूट्रल सोर्स था वो समाप्त हो गया। उस समय के जीवों में न्यूट्रिशंस की दूसरी विधि का विकास हुआ और ये एनेक्सी हेटरोट्रोपस भी एंजाइम की सहायता से जल में प्रेजेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल का सिंथेसिस करने लगी। यह ऑटोट्रोपस की पहली अवस्था थी। तो जो एनेक्सी हेटरोट्रोपस थी वो जो एंजाइम की सहायता से किसमें, तो जल में प्रेजेंट थे, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज हो गया। तो चेंजिंग होने के बाद देखिए कि जो क्लोरोफिल थी वो अब्सेंट होने के कारण वो जो सोलर एनर्जी का कार्य था वो नहीं कर पा रहा था। अतः सबसे पहला जीवों में क्या आया, सेमोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स की विधि के द्वारा प्रादुर्भाव हुआ। और आज भी वो जो न्यूट्रिएंट्स है गहरे समुद्र जल में पाए जाने वाले सल्फर बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसे निम्नलिखित प्रकार की व्यक्त कर सकते हैं, जिसे निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है 6CO2 + 12H2O इसका क्लोरोफिल की सहायता से C6H12O6 + 6H2O + 12। अब देखते हैं कि जो फर्स्ट में जो ग्रीन कलर का प्राइमरी उत्पाद था बैक्टीरिया में, जो ग्रीन कलर के क्लोरोफिल जैसे उत्प्रेरक का फॉर्मेशन जल में पाए जाने वाले मैग्नीशियम रहित फॉस्फोरिक कलर से किया जाता है। अब जो बैक्टीरिया क्लोरोफिल थे, अब जो फॉरफ्रीन का कलर के द्वारा जो ग्रीन कलर आ रहा था उसको बैक्टीरिया क्लोरोफिल कहा गया। इससे सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता पाया जाता था। तो इस कारण इस जो फॉर्म के बाद उस समय के बैक्टीरिया फूड मटेरियल के फॉर्मेशंस के लिए सोलर एनर्जी का यूज करने लगा। अतः दूसरी जैसे ऑटोट्रोपस की विधि के द्वारा देखें तो फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपिज में विकास हुआ। यह पोषण आज भी सागर की सतह पर तैरने चले गए और सल्फर बैक्टीरिया में पाए जाने लगे, जिसे निम्नलिखित प्रकार से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 6CO2 + 12H2S सोलर एनर्जी के द्वारा, C6H12O6 + 6H2O12S प्रकृति में यह ऑक्सीजन जो स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता था। अब जो बैक्टीरिया आगे क्लोरोफिल की रचना में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होने लगा और ये ट्रू क्लोरोफिल का फॉर्मेशंस हुआ और CBA सिंथेसिस के कारण फोटोसिंथेसिस में भाग लेने लगा और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशंस था वो हो गया। अब एक नया वर्तमान समय में जो धीरे धीरे इसका विकास होता गया और O2 के रूप में ये मुक्त होता गया। इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि इस अब ये धीरे धीरे विकास होने के बाद ये सेमोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स ट्रू फोटोसिंथेसिस में ये क्या हो गया, चेंज हो गया, जिसकी तुलना आज हम ब्लू ग्रीन एल्गी से किया जाता है। अब हम देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाले विभिन्नता उसको ही डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया कहा जाता है। तो बैक्टीरिया में जो भी विभिन्नता पाई जाती है, अब देखते हैं कि क्या क्या विभिन्नता पाई जाती है। तो हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर में होने वाले जैसे प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, तो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जहाँ जीवन संभव नहीं है। ये प्रतिकूल दशाओं में भी ये पाए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर देखते हैं ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, सेकंड नंबर देखते हैं फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, फर्स्ट नंबर देखते हैं ऐसे ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, जैसे ऐसे बैक्टीरिया जो अपने फूड का फॉर्मेशन स्वयं करते हैं, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोपस बैक्टीरिया कहते हैं। फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया जो अपने फूड फॉर्मेशन के लिए किसका एनर्जी वेस्ट करते हैं, सोलर एनर्जी प्रयोग करते हैं, लाइट जिसके लिए जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, उसको बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। अब थर्ड नंबर देखते हैं सीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया। तो सीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया क्या होता है, वे बैक्टीरिया जो फूड फॉर्मेशंस के लिए आकाश में जो एनर्जी पाए जाते हैं, वातावरण में उपस्थित इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे NH3 हो गया, नाइट्राइट हो गया, फास्फोरस हो गया, H2S हो गया, ऑक्सीडाइजेशन हो गया, इससे प्राप्त करते हैं, उसे सीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया कहते हैं। अब हेटरोट्रोपस बैक्टीरिया के अंतर्गत देखते हैं तो अधिकांश बैक्टीरिया कलरलेस होते हैं।
तो ये भोज्य पदार्थों का सिंथेसिस नहीं कर सकते, तो इन बैक्टीरिया को हेटरोट्रोपस बैक्टीरिया कहते हैं। मतलब वे बैक्टीरिया जो कलरलेस होते हैं, कलर बिल्कुल भी नहीं होता और भोज्य पदार्थ का संश्लेषण कर लेते हैं, उससे बोलते हैं हेटरोट्रोपस बैक्टीरिया। तो हेटरोट्रोपस के अंतर्गत जो पहला नंबर है वो पैरासाइट्स है, दूसरा नंबर सैप्रोफाइटिक है और थर्ड नंबर सिम्बायोटिक है। तो पैरासाइट्स क्या होता है, ये अपना भोजन दूसरे जीवों में प्राप्त करते, दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं पैरासाइट। सेकंड नंबर देखते हैं सैप्रोफाइट्स, तो ये अपना भोजन मृत या फिर निर्जीव पदार्थों की मदद से करते हैं, जैसे हो गया बैसिलस बैक्टीरिया। थर्ड नंबर देखते हैं सिम्बायोटिक, तो ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे जीवों को भोजन करते हैं, दूसरे जीवों से भोजन करते हैं लेकिन उसके बदले में उस जीव को कुछ लाभ पहुंचाते हैं, जैसे हो गया लेग्यूमिनेसी फैमिली की जड़ की गांठों में पाया जाने वाला राइजोबियम। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग मिथेनोजेनस के बारे में। तो इसके अंतर्गत में ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड HCOO से CH4 का फॉर्मेशन करते हैं, इस कारण इन्हें मैथनी क्या कहते हैं, प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया और मैथनीजेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे इस फॉर एग्जांपल के लिए आ जाएगा इसमें मैथनोबैक्टीरियम फॉर्मियम, M जेनेची, M कैरिसी। अब इसी में फोर्थ नंबर देखते हैं होलोफाइट्स, तो ऐसे बैक्टीरिया जो हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेट वाले घोलों में पाए जाते हैं, मतलब जो लवण युक्त होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एलोफाइट्स, लवणीय जिसको बोला जाता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे सनलाइट में रहने पर इन्हें जो पर्पल कलर की एक पिगमेंट मेम्ब्रेन विकसित होती है, इस लाइट्स का करके उन्होंने उनके द्वारा ATP का सिंथेसिस संश्लेषण किया जाता है, जिसकी यूज़ हम लोग किस में किया जाता है, हम लोग किस में करते हैं, तो मेटाबॉलिक क्रिया में किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं होलोबैक्टीरियम। अब फिफ्थ नंबर देखते हैं थर्मोसिडोफिलस, ऐसे बैक्टीरिया जो गर्म जैसे 80 डिग्री सेल्सियस तथा सल्फर युक्त झरनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एरोबिक के जो कंडीशंस है उसमें सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड करते हैं, जिससे इनका वातावरण एसिडिक होता है। ठीक है, तो अम्लीय होता है, इसी के द्वारा इसको क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडिफाइड्स कहते हैं। अब 6 नंबर देखते हैं ग्रीम प्लस भी बैक्टीरिया, तो ऐसे बैक्टीरिया जिनका पहले क्या किया जाता है, एल्काइलिक क्रिस्टल वायलेट रंग में रखते हैं। ठीक है, तो इन सभी का पर्पल कलर के हो जाता है, तो इसके बाद इन्हें कोडाइन एंड अल्कोहल के घोल में डुबाया जाता है। तो इन डुबाने के जो प्रोसेस होते हैं, डुबाने के बाद जो बैक्टीरिया अपने पर्पल कलर को बचाए रखने में, उन्हें क्या कहते हैं, ग्राम भी प्लस बैक्टीरिया कहते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो एल्काइल वायलेट कलर में भिगोया जाता है और भिगोया जाने के बाद जो भी कलर प्राप्त होता है वो कलर को खोने नहीं देता, उसको बोलते हैं क्या, ग्रेम भी प्लस बैक्टीरिया। अब 7 नंबर देखते हैं ग्रेम भी माइनस बैक्टीरिया, तो ऐसे जो बैक्टीरिया जिनको पहले एल्काइल क्लिस्टर वायलेट रंग में भिगो के रखते हैं, ठीक है, तो पर्पल कलर के हो जाते हैं। इसके बाद इन्होंने आयोडीन एंड अल्कोहल के घोल में डुबाया जाता है इनको, तो ये कलरलेस हो जाते हैं। मतलब ग्राम जो भी पॉजिटिव था उसमें कलर हो रहता था और ग्राम भी माइनस है उसमें कलर खो देता है। अब 8 जो बी नंबर होता है बेनिफिशियल बैक्टीरिया, तो इनमें देखते हैं कि जो अनेक बैक्टीरिया हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, उसी बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जो हमारे इधर उधर चारों तरफ पाया जाता है। जैसे हो गया लैक्टोबैसिलस, बल्गैरिज्म। अब नेक्स्ट देखते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया, तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि क्या है, ह्यूमन्स एनिमल प्लांट्स को फॉर्म पहुंचाते हैं, ठीक है, हार्म पहुंचाते हैं, जिससे डिसीज कॉज करते हैं। उसका कारण जो बीमारी है वो किस प्रकार से किया जाता है, हार्मफुल बैक्टीरिया कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, जैसे साल्मोनेला, इसमें वायलोरिस। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं, तो इसका निष्कर्ष देखते हैं कि इन पूरी चीज़ों का निष्कर्ष क्या निकलता है। तो निष्कर्ष में ये बोलता है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया अपने विशिष्ट गुणों और असाधारण वायुमंडलीय बैक्टीरिया के कारण प्राचीनतम जीव प्रतीत होता है, क्योंकि यह जिस वातावरण में रहता है वह प्राचीन पृथ्वी के समान होता है। इस कारण ऐसा माना जाता है कि यह सबसे पहले पैदा हुआ जीवों में से एक है, इसी कारण इसे
लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जो बैक्टीरिया है वो सबसे पहला जीवित प्राणी है, क्योंकि कोसर्वेट से पहले किसका विकास हुआ। तो इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपने अपने धारणा प्रस्तुत किया, जिसके कॉर्क के बोतल में डुबो कर रखने पर, उसको भिगो कर रखने पर, गर्म करने पर मर जाते थे। पुनः 3 दिन बाद उनका पुनः संरचनात्मक निर्माण हो जाता था। तो ये हम देखते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो सबसे पहला जीवित प्राणी है। अब इसके रेफरेंस में क्या लिखेंगे, तो रेफरेंस फर्स्ट नंबर है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बाय किसने दिया, हरमिंदर सिंह, जिसे CM चतुर्वेदी। और इन्वायरमेंटल जो माइक्रोबायोलॉजी है उसको किसने दिया, एटलस बर्था ने। और जो जनरल माइक्रोबायोलॉजी है उसको किसने दिया, पावर ऑफ डेसिनेवल ने। तो तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी। यदि वीडियो समझ आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।